अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। As you know, my name is Sayyid Fahim Haidar. I'm currently teaching in Sarsa University, right? I have done my master's, bachelor's from Sarsa University, master's, right? Currently, I'm doing the PhD as well, the Sarsa University, right? The department, right? तो टॉपिक आज जो है हमारे पास दैट इज ना मशीन लर्निंग विद पाइथन, राइट? दिस इज आवर बेसिक टॉपिक। इसमें काफी सारी चीजें हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि ओवरव्यू करें, क्योंकि इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एरिया, बहुत बड़ा एरिया है जिसको हम किसी एक घंटे के सेशन के अंदर क्लोज नहीं कर सकते। लेकिन जाहिर सी बात है, उसमें जो बेसिक बेसिक चीजें उनको थोड़ा सा हमने देखना है कि मशीन लर्निंग और पाइथन का आपस में क्या रिलेशन है। और करंटली इस वक्त काफी जो है वो रिसर्च के हवाले से भी और बेसिकली जॉब मार्केट के हवाले से भी जो है वो पाइथन काफी डिमांडिंग टूल हुआ हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने थोड़ा सा देखना है कि क्या क्या इसमें रोल्स है हमारे पास और किस तरह से हो रहा है। जैसे थोड़ा सा हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स ये है कि पाइथन क्या है, पाइथन की हिस्ट्री क्या है, थोड़ा सा ये भी बेसिक्स देख लेते हैं ताकि हमें इजी हो मूव ऑन करने के लिए। पाइथन की इंस्टॉलेशन कैसे होती है। अच्छा, कुछ इसमें बेसिक टॉपिक्स भी हैं, पाइथन बेसिक्स, लाइक ऑब्वियसली आपको किसी भी एडवांस लेवल के टॉपिक्स पे जाने के लिए पहले थोड़ा सा आपको बेसिक्स की क्लियरिटी होना जरूरी है। यू कैन नॉट डीप डाइव के तुम डायरेक्टली एमएल में एकदम से कोई मॉडल रन कर दोगे या वहां पे कोई कोई आप इमेज को प्रोसेस कर दोगे। थोड़ा सा पहले से आपकी बेसिक्स होनी चाहिए, लाइक वो आपकी प्री रिक्विजिट्स कहलाती है ना, बेसिक्स। तो वो भी हम लोगों ने थोड़ा सा देखना है कि फंक्शंस क्या होते हैं, स्ट्रिंग हैंडलिंग क्या है, डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होती है, और मॉड्यूल्स, दैट इज के जो लास्ट टॉपिक है मॉड्यूल्स, यूजिंग अ मॉड्यूल्स। ये थोड़ा सा आपका एडवांस लेवल का है जहाँ पे आप प्योरली मशीन लर्निंग को यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, इसमें हमने आहिस्ता आहिस्ता मूव करना है कि भाई पाइथन सबसे पहले हमारे पास क्या है, कि पाइथन हमारे पास क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जिस तरह कन्वेंशनली पहले आपके पास सी, सी प्लस प्लस, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती थी फॉर डिफरेंट। अब आपके पास आजकल के दौर में जो जो सबसे जो इस वक्त अगर मैंने रिसर्च ट्रेंड भी देखा था, सबसे ज्यादा जो डिमांडिंग टूल है दैट इज द पाइथन। मतलब आप आइदर यू आर डेवलपिंग अ गेम, कोई गेम बनाना है, कोई आपको वेबसाइट डेवलप करनी है, कोई आपको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करनी है, तो अब पाइथन आपके पास वो टूल है जो हर जगह पे यूज हो रहा है। ठीक है, कोई बात कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो थोड़ी सी आप इस पे आगे चलोगे, तो हर चीज के लिए ज्यादातर वो पाइथन यूज हो रही है। इवन वेबसाइट्स जो डेवलप हो रही है, मैंने अभी कहा, और गेम्स बच्चों के इवन बनने पाइथन में। मैंने खुद यूनिवर्सिटी के अंदर काफी सारी वेबसाइट्स और गेम डेवलप किए थ्रू पाइथन। लेकिन वही बात ही बात है कि थोड़ा सा आपका पहले बेसिक्स हो तो फिर आपको वो समझ में आएगी कि कैसे डेवलप हो रहा है। इसमें ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, अच्छा इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है डेवलपमेंट साइड पे यूज हो रही है पाइथन, यूज बाय हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ डेवलपर्स अराउंड द वर्ल्ड इन एरियाज सच इंटरनेट स्क्रिप्टिंग, स्क्रिप्टिंग के लिए यूज हो रही है, सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए यूज हो रही है, और यूजर इंटरफेस के लिए यूज हो रही है। अच्छा, अब पाइथन के जाहिर सी बात है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये चलेगी कहाँ पे। अब हमारे पास नॉर्मली जो यूजर्स होते हैं हम लोग सब विंडोज वाले हैं, लेकिन हमारे पास इसके अलावा भी और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि यूनिक्स है, इसके अलावा ओएस ओ टू है या मैक, और सबसे ज्यादा लिनक्स। लिनक्स इस वक्त जो है वो साइबर सिक्योरिटी में आप देखो ना, जैसे जितने भी लोग हैं वो लिनक्स पे काम कर रहे हैं। तो अब अगर उनको लिनक्स के अंदर कोई काम करना है तो वो जाहिर सी बात है वो क्या करेंगे, फिर वो पाइथन जो है वो लिनक्स वाला यूज करेंगे। तो पाइथन जो है वो डिफरेंट एनवायरमेंट्स में अवेलेबल है। लाइक आपके पास यूनिक्स के लिए भी अलग है, विंडोज के लिए है, ओएस टू या मैक या अनेगा के लिए भी है। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो है ना पाइथन किस लिए यूज होगी। अच्छा, एक थोड़ा सा यही, पाइथन लोग समझते हैं कि अभी डेवलप हुई है, लेकिन ऐसे ये थोड़ा सा, पाइथन नॉर्मली जो है वो 1990s में डेवलप हो गई थी। लेकिन वो बहुत बेसिक लेवल की पाइथन थी, उसमें बहुत ज्यादा एडवांस लेवल नहीं था। आप छोटा मोटा कोई वेबसाइट बना लेते थे बहुत ज्यादा। बट अब जो है पाइथन, जाहिर सी बात है हम बात कर रहे हैं मशीन लर्निंग के एनवायरमेंट, तो अब काफी ज्यादा जो है ना मशीन लर्निंग के हवाले से एडवांस जो हुई है वो अब हुई है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री बताई हुई है कि हमारे पास जो है वो किसने डेवलप की थी। दैट वाज एक साइंटिस्ट थे, दैट जिनका नाम था गाइडो वैन रोसम। ये बेसिकली नेदरलैंड के अंदर होते थे।
ही वॉज लाइक अ प्रोफेसर। तो उन्होंने वहां पे जो है वो स्टिचिंग मैथमेटिक्स सेंटर जो है नेदरलैंड, वहां पे जो है ना इसको डेवलप किया था। तो उन्होंने इसको शुरू में जो है ना एक एबीसी लैंग्वेज के नाम से डेवलप किया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पाइथन प्रिंसिपल ऑथर। तो अभी भी जितने लोग हैं वो उनको जो है ना अपना पाइथन का जो है वो प्रिंसिपल ऑथर मानते हैं। यानी यार उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसको एडवांस किया, लेकिन अभी भी अगर आप बुक्स में देखोगे या जो प्रिंसिपल ऑथर है वो गाइडो वैन रोजर है। इसके अलावा भी उन्होंने काफी चीजें दी। अच्छा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट रोड मैप, लाइक एमएल को अगर आपने बाकी में अगर उसको अपना कैरियर बनाना है, कैरियर साइड पे लेके आ रहे हैं, तो उसमें आपको अपना रोड मैप पता होना चाहिए कि भाई मैं क्या क्या करने से मेरे पास क्या क्या बेसिक्स होनी चाहिए कम से कम, मिनिमम मिनिमम कह रहा हूँ। ठीक है। अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब हम लोग थोड़े से इंजीनियरिंग के लोग हैं तो जाहिर सी बात है इंजीनियरिंग पढ़ के आए हुए हैं। अब इसमें इसमें आप देखो, यहाँ पे बाकायदा पूरा एक रोड मैप डिजाइन किया हुआ है कि अगर बेसिक लेवल का कि रोड मैप के बाद स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन यू शुड नो अबाउट द मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स। सबसे पहले आपको लीनियर अलजेब्रा है, मल्टीवेरिएट एनवायरनमेंट है, तो पूरी बेसिक तो आपको पता होना चाहिए। नंबर दो है आपको पता है तो आपका प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, इनकी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन वो तो डिपेंड करता है कि आपके पास अगर नहीं है तो उसको पढ़ के आप और बिल्कुल या हमारा जैसे कोड है तो उसको स्टैंडर्डाइजेशन की वेरिएंस की सब चीजें डिस्कस करके मतलब इतना तो कि आपको मॉडल लगाना हो, पता हो कि यार यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसा स्टेप करने से क्या पहले आप मैथमेटिक्स को डिस्कस करनी चाहिए, खुद की प्रोबेबिलिटी करनी चाहिए। थर्ड स्टेप में आपके पास क्या है, और थर्ड में आपके पास प्रोबेबिलिटी है, थोड़ी सी आपकी सेकंड में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अवेयरनेस, बेसिक वेरिएबल क्या होता है, या वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, कॉल कैसे करते हैं, बेसिक है। मतलब आप इसमें ये मैं नहीं कह रहा कि किसी को बेसिक चीज नहीं पता तो वो एमएल में नहीं जा सकता, जा सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है या ऐसा कोई लर्नर है जिसकी अगर बेसिक चीज बहुत अच्छी है, वो चीजों को बहुत जल्दी ग्रास्प करेगा एज कम्पेयर टू बिल्कुल रेलेवेंट होता है और सभी मामला या मैथ का है वो थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा एज कंपेयर टू एक बंदा मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग कर रहा है, ये क्या होती है वो बहुत जल्दी चीजों को लर्न करेगा। तो दोनों सिनेरियोज में हमारे पास क्या है कि ये चीज एप्लीकेबल है। थर्ड इसमें प्रोबेबिलिटी आ गई, स्टैटिस्टिक्स आ गई, और देखो फोर्थ का आपके पास क्या है, एमएल आ है, मशीन लर्निंग। ठीक है। तो ये हमारे पास डेटा साइंस को अगर आपको मशीन में जाना है, फीचर इंजीनियरिंग, डीप लर्निंग, एनएलपी एंड नेचुरल लैंग्वेज तो जैसे आगे बढ़ता है। ठीक है। तो मैंने तो कल आपको डेटा साइंस का बता दिया तो अब आगे गए, लेकिन अगर आप एमएल तक भी जा रहे हैं जैसे कितना देखो तो आपको मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और एमएल कम से कम यहाँ तक आइडिया होना चाहिए। तो ये शेष है कि फिर लोग फिर जब बात होगी तो मॉडल रन करने की मैं वहाँ पे वेरिएंस देखूंगा, तो कहेंगे सर वेरिएंस कैसे होती है, या ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, तो अगर उसको मतलब ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। यहाँ तक कोई मतलब इसमें, यहाँ तक फिलहाल तो ये हमारे पास पूरा एक रोड मैप है जिसमें हमारे पास ये एमएल को हम किस तरह से ग्रास कर सकते हैं। अच्छा, इसमें वेरी इजी कि पाइथन एक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स है, यू कैन डू। ये इसका हाइपर लिंक भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं पाइथन को ना। इसका हाइपर लिंक है, यू गो देयर, कॉपी करोगे तो ये बेसिकली आपको नेविगेट करके पाइथन की वेबसाइट पे ले जाएगा। ठीक है। तो ये लेट्स सपोज मैंने इसको चेंज हो गई होगी, स्क्रीन शेयरिंग तो हो गई है ना। नहीं, वो दूसरी नेविगेट करके वेबसाइट पे गए तो वहां पे
शेयर हो रहा है लेकिन जैसे ये शेयर किया। यहाँ से तो शेयर कर दिया। ये शेयर होगी ना यूएस। तो हो रही है। तो उस पे तो पेज कर दो। नहीं वो सेकंड स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, फर्स्ट वाली तो हो रही थी। आई थिंक उसमें ना वो नेविगेट करके जा रहा है ना। यहाँ से तो ये शेयर हो रही है ना। यहाँ पे तो देख सकते हो लेकिन इसको ये मैंने जब वो लिंक को जो है क्लिक किया है तो मेरे पास ये इसका जो है वो डाउनलोड के ऑप्शन में आप देखोगे यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइथन के डिफरेंट मॉड्यूल्स यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। अब इसमें अगर अगर लेट सपोज मैंने यहाँ पे आपको बताया कि विंडोज के लिए अलग है, लिनक्स के लिए अलग है, मैक के लिए अलग है यहाँ पे। ठीक है। तो जो भी आपका जो एनवायरनमेंट है, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है, आप उसके हिसाब से लेट सपोज 95% लोग विंडोज में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसमें आप इसके डिफरेंट वर्जन आप देख लो। अभी लास्ट जो इसका जो सॉफ्टवेयर अभी रिलीज हुआ है दैट इज ऑन 4 फरवरी 2025। यानी अभी 4 फरवरी को इसका लेटेस्ट जो है वो इंस्टॉल हुआ है। अभी इससे अच्छा इसमें अगेन के बहुत सारे पीछे भी चल रहे हैं अगर आप देखो। डॉलर जो है 2024 भी चल रहा है यहाँ पे। तो लेकिन इतना कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर आप 2024 की आईडी भी इंस्टॉल कर लोगे वर्केबल है, कोई बहुत मेजर फर्क नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2024 पे काम नहीं हो सकता, वो भी हो जाएगा। लेकिन कोशिश ये करें कि लेटेस्ट जो उसका सॉफ्टवेयर है वो उसको इंस्टॉल करें ताकि आपका जो भी चीज़ है ना वो एनवायरनमेंट के हिसाब से वहाँ पे बने। तो ये आपके पास यहाँ से डाउनलोड जाएगा। अच्छा ये तो हमारे पास मैंने आपको एक पाइथन का इसका ये बताया। इसके अलावा यू हैव सो मेनी और बहुत सारे इसके अलावा भी जो है ना आपके पास वो टूल्स हैं। जैसे पाइथन जो है वो एक पाइथन आपके पास लैंग्वेज का नाम भी है और इसको रन करने के लिए एडिटर है ये, लाइक कोड एडिटर कहलाता है। इसके अलावा हमारे पास और भी एडिटर होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा लोग यूज कर होते हैं वीएस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है। इसके अलावा आपके पास पाईचाम भी है, फोनी है। ये डिफरेंट आपके पास आईडीज हैं जो आप यूज कर सकते हो। यानी लैंग्वेज आप पाइथन कोई भी यूज करो, आईडी कोई भी ले सकते हो। पाईचार्म ले लो या पाइथन ले लो या वीएस कोड ले लो, वीएस कोड लोग काफी यूज कर रहे हो। तो हमारे पास हम इसको भी यूज कर सकते हैं। तो इंटरेक्टिव है ये सारी चीजें। तो अब मैं थोड़ी सी एक दो चीजें दैट इज के पाइथन की ये तो बेसिक्स है। अगर मैं यहाँ पे कुछ छोटी सी के इसके किन किन एरियाज में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो पाइथन। मतलब चलो एक प्रोग्रामर है वो तो पाइथन यूज कर रहा है, लेकिन एक एक लेट सपोज एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो वो पाइथन को कहाँ पे इस्तेमाल कर सकता है या उसकी डेली लाइफ में पाइथन
या उसकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर पाइथन कहाँ इस्तेमाल हो सकती है, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, लेट सपोज ही इज वर्किंग इन सम, वो किसी जो है वो प्लांट पे काम कर रहा है, या प्लांट के अलावा मैं कहता हूँ कि भाई वो किसी जैसे केएससी के अंदर काम कर रहा है, तो केएससी के अंदर वहां पे जाहिर सी बात है वो वहां पे यूटिलिटी सप्लाई कर रहा है, वहां पे केएससी के जो सब जितने भी पाकिस्तान में कराची में जो भी कंज्यूमर्स हैं, हम लोग जैसे केएससी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके पास पूरा वहां पे जो उनका जो केएससी का जो पूरा जहाँ पे डेटा सेंटर है, जहाँ पे बिलिंग हो रही होती है, तो उनके पास पूरा एक डाटा आ रहा होता है कि ये दैट सपोज आई एम अ कंज्यूमर वन एंड शुजा या कोई भी जो है कंज्यूमर, उनके पास पूरे डेटा सेंटर पे लोड वैल्यूज आ रही होती है कि ये जो कंज्यूमर वन है या कंज्यूमर टू है, इसने आज 14 मार्च के दिन कितने पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर कितनी बिजली इस्तेमाल की, उसने कौन सा लोड कंज्यूम किया है, ठीक है, तो उनके पास पूरा डेटा आ रहा होता है। अब मैं इसको अपने हवाले से ऐसे इस्तेमाल कर सकता हूँ कि मैं वो वहां पे एनवायरमेंट, कि मैं उससे अपने बिजली का अपना तो नहीं, लेकिन उससे अच्छा, बिकॉज एमएल इज ऑल अबाउट प्रिडिक्शन, एमएल मशीन लर्निंग जो मैं कह रहे हैं, इट इज ऑल अबाउट प्रिडिक्शन। अच्छा, जो प्रिडिक्शन का मतलब होता है पेशन गोई, पेशन गोई कैसे करता है आदमी, जैसे आप देखते हैं अखबारों में आता है कि भाई फलाने दिन जो है वो पर्टिकुलर डे पे क्या बारिश एक्सपेक्टेड है, तो वो जो पेशन गोई कर रहे होते हैं वो सर्टेन एनवायरनमेंट को देखने के बाद डिसाइड करते हैं कि भाई ह्यूमिडिटी की वैल्यू ये है, टेम्परेचर ये चल रहा है, तो इस दिन इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर क्या होने वाला है, बारिश होने वाली है। तो उनके पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ऐसे ही कोई मतलब जबानी कलामी या सिर्फ ये देख के नहीं कि बारिश का मौसम चल रहा है तो उन्होंने कहा कि प्रेडिक्शन कर दो, नहीं, उनके पास कुछ डेटा स्टैटिस्टिक्स होते हैं जिनको देखने के बाद वो अंदाजा लगाते हैं कि पर्टिकुलर टाइम पे कितनी बारिश होनी चाहिए, किस टाइम पे होगी, उसका इंटेंसिटी कितनी होगी, ठीक है, और कितने मिलीमीटर बारिश होगी, ये सब चीजें डेटा आपको मिल सकता है और आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो सेम लाइक वाइज हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट यही चल रहा है, हमारी यूनिवर्सिटी में भी चल रहा है, वेदर फॉरकास्टिंग, लाइक वो उनके पास वहां पे सेंसर्स लगे हुए हैं जो वैल्यूज जनरेट कर रहे हैं, जैसे आज 14 मार्च है, तो आज का पूरा 24 घंटे का उनके पास डेटा सेट है कि 2:15 पे क्या टेम्परेचर था, ह्यूमिडिटी का लेवल क्या था, सही है, और नमी कितनी है, सारी चीजें सारी चीजें हर पर्टिकुलर 15 मिनट के उनके पास डेटा, यहाँ पे वेदर स्टेशन लगा हुआ है। अब वो वेदर स्टेशन क्या कर रहा है, डेटा जनरेट कर रहा है, वैल्यू जनरेट कर रहा है। अब मुझे अगर प्रिडिक्ट करना है कि सर सही यूनिवर्सिटी के जो ऊपर है वो 18 मार्च को क्या वेदर होगा, तो उस 18 मार्च को प्रिडिक्ट करने के लिए मेरे पास पहली तारीख से लेके 17 मार्च तक का डेटा होना चाहिए। हर 15 मिनट बाद या 1 घंटे बाद कम से कम जो है डेटा होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ डेटा माय मशीन लर्निंग मॉडल विल प्रिडिक्ट कि भाई 18 मार्च को 3:05 पे पर्टिकुलर टाइम पे इतनी बारिश होगी, तो वो जो टाइम पीरियड मुझे बता रहा है और उसका ये बता रहा है कि भाई इतनी बारिश होगी, उसका लेवल ये होगा, हवा में नमी का तनासुब ये होगा, ये सारी चीजें मुझे प्रिडिक्ट करके कब पता चलेंगी, जब मेरे पास प्रीवियसली डेटा सेट हो, राइट। प्रीवियस डेटा सेट होना बहुत जरूरी है। लोग अभी करंटली ये समझ रहे हैं कि जैसे एमएल है वो कोई जादू है, कि भाई उसको आप जैसे हम लोग चैट जीपीटी पे ऊपर में क्या कर रहे होते हैं, कोई डेटा सेट डालते हैं, तो उस डेटा सेट को उसके जो उसके अंदर जो पैटर्न फॉलो हो रहा होता है, राइट, तो वो पैटर्न को पकड़ता है और आपको क्या बताता है कि भाई ये होने वाला है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे लूंगा, जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं कि भाई यहाँ पे मैंने सपोज मार्च जो पहली तारीख थी, तो टेम्परेचर जो था, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, ये पहली बार जो था, दूसरी 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, दूसरी तारीख को मेरे पास था 31, तीसरी तारीख को मेरे पास था 32, दैट सपोज। अब इसमें मैथमेटिक्स का इस्तेमाल हो रही है, इसमें मैथमेटिक्स की इस्तेमाल हो रही है। फर्स्ट तो वो मॉडल एमएल का नोट करेगा 30, सेकंड डे में क्या होगा 31, इसके दरमियान में कितनी वैल्यू का फर्क है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर।
इसी तरह उसने नोट किया कि 31 से 32 के दरमियान में कितना फर्क है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। उसने कहा कि भाई चौथी तारीख को, चौथी मार्च को क्या तारीख थी? उसने कहा कि यहाँ पे भी दैट सपोज 33 डिग्री है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक मिनट टाइम का एग्जांपल समझाने के लिए। 33 कितने, कितना फर्क है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जैसे ही आप, अब ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये 17 मार्च, 17 मार्च को अंदाजा आप देखो, अब आपको पैटर्न समझ में आ गया कि हर रोज यहाँ पे 1 1 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क पड़ा। दैट इज नॉट फिक्स, मैं तो ये समझाने के लिए दे रहा हूँ। हो सकता है यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 1.5 हो, यहाँ पे 2.5 हो, डिफरेंस इन दोनों के अंदर। ये मैथमेटिक्स में हमने कहा ना कि कहाँ पे इस्तेमाल होती है, तो ये मैथमेटिक्स यहाँ पे इस्तेमाल होती है। तो अंदाजा 17 मार्च को उसने कहा कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो, एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे ही मेरे पास डेटा सेट है, एक डेटा सेट है, मैंने पहली तारीख से लेके 17 तारीख तक का डेटा सेट दे दिया उस मशीन लर्निंग मॉडल को कि भाई मुझे बताओ कि 18 तारीख को जो है वो क्या मेरे पास टेम्परेचर होगा। अब इसने जैसे ही डेटा सेट पढ़ा तो समझ में आ गया कि इन सब दिनों में 1 1 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क है। यहाँ भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो अल्टीमेटली इसको 3 वैल्यू जैसी मिली, चौथी वैल्यू कुछ जनरेट कर सकता है। पैटर्न पकड़ लिया इसने कि भाई पहले 17, पहली तारीख को 30 था, दूसरी को 31 था, तीसरी तारीख को 32 था। तो यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री। तो आपका जो मशीन लर्निंग मॉडल है उसने यहाँ पे पैटर्न को फॉलो करना शुरू कर दिया। तो अल्टीमेटली जब ये 18 तारीख को प्रिडिक्शन करेगा, ठीक है, तो वो इस वैल्यूज को बेस बनाने के बाद प्रिडिक्शन करेगा। वो कोई अपनी तरफ से कोई जगह देख के या हमारी तस्वीरें देख के या कुछ इस तरह नहीं करेगा। तो डेटा सेट आपने उसको प्रोवाइड किया है इनिशियली, उसी के अंदर वो पैटर्न्स को पढ़ने के बाद ये अंदाजा लगाएगा कि यार 17 मार्च को हो सकता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो। ठीक है, अच्छा असल में बात है प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन का मतलब ये होता है कि इट इज नॉट फुली ट्रस्टेड वैल्यू। एक होती है जैसे मैथ यहाँ पे इसमें भी पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल में, एक होती है आपके पास एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू आपके पास क्या है, और एक होती है एस्टिमेटेड वैल्यू। दोनों में फर्क होता है ना भाई, एस्टिमेटेड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू अलग अलग है। तो ये जो प्रिडिक्टेड वैल्यू बेसिकली इट इज एन एस्टिमेटेड वैल्यू। ठीक है, तो अगेन ये हम लोग प्रिडिक्शन, अब ये आपके पास 90% में हो सकती है प्रिडिक्शन एक्यूरेसी। ये एक अलग टॉपिक है कि प्रिडिक्शन एक्यूरेसी आपकी कैसे बढ़ेगी। ठीक है, अब उसके लिए वही है कि आप जितना अकाउंटिंग डेटा सेट दोगे, जितना ज्यादा डेटा सेट दोगे, आपका मशीन लर्निंग मॉडल इतना ज्यादा ट्रस्ट हो जाएगा, ट्रस्टेड मॉडल हो जाएगा, और वो आपकी एक्यूरेसी 99 भी जा सकती है, 98 भी जा सकती है। अब आपके पास डेटा सेट अगर, हमारे पास एक यही सिनेरियो आता है उसमें कि एक स्टूडेंट ने मॉडल तो बहुत अच्छा डिजाइन किया लेकिन उसको डेटा सेट जो है वो लिमिटेड दिया। तो लिमिटेड डेटा सेट के ऊपर मॉडल स्ट्रॉन्ग है तो वो एक्यूरेसी नहीं क्रिएट कर रहा है। तो डेटा सेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास यहाँ एमएल के अंदर। ठीक है, वो अच्छा आपके पास कोई इस पे काम भी हो रहा है, काफी डेटा सेट्स आपके पास, कुछ वेबसाइट ऐसी है जहाँ से आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं जहाँ पे आप डेटा सेट बने हुए हैं, आप उनको यूज कर सकते हो। लेकिन एक अच्छी अप्रोच ये है कि अगर आप नया काम कर रहे हैं तो अपना डेटा सेट भी क्रिएट कर सकते हैं। वो स्टूडेंट ने डेटा सेट बिल्कुल 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 सही सर। अभी हमारे कोलीग है, उन्होंने उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने करके एमआरआई जो स्कैन होते हैं, तो आपके पास एक के जो स्कैन होते हैं एमआरआई स्कैन, तो उन्होंने क्या किया, मतलब पीएचडी का काम किया और मुझे भी अच्छा लगा, और उन्होंने काम किया, उन्होंने क्या किया कि एक ही आदमी के जो है ना एमआरआई स्कैन की डिफरेंट वेरिएशन दे दी, और उसको उन्होंने जब अपने मशीन लर्निंग मॉडल में डाला तो उसने ये बता दिया कि भाई इस पेशेंट को जो है वो ब्रेन ट्यूमर की फलानी टाइप है, ठीक है ना, और
ये इस टाइप में ऐसे टाइप होता है, ये होता है, ब्ला ब्ला, क्योंकि उसकी डिटेल होती है। तो उन्होंने उसी पेशेंट के जो है वो 100 के करीब जो है डिफरेंट इमेजेस इमेजेस एमआरआई स्कैन इमेजेस मैंने डाले उसमें, मतलब जो बात डॉक्टर ने बतानी थी वो आपको मशीन लर्निंग मॉडल ने 100% बता दी, डॉक्टर से ज्यादा ही शायद बताई होगी। एग्जैक्टली उसके बाद हाँ, असल ये चीज जो डेटा सेट होना चाहिए। तो हमारे पास मैं बार बार जो कह रहा हूँ कि डेटा सेट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो उसको रन करना मॉडल पे, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे कुछ चीजें मैंने यही थे। उसमें अब हमारे पास डेटा सेट के अंदर एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी, ये पूरा एक काम है। पाइथन कैसे चलेगी, जैसे इसमें एक में कुछ टर्म्स है जो थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम इसको एक एक डेटा सेट जैसे यहाँ पे यही है कि डेटा सेट क्या होता है, पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ डेटा दैट इज यूज डिफरेंट फ्लेवर सच एज न्यूमेरिकल डेटा। अच्छा, अब हमारे पास जैसे हमने यहाँ पे बात करें डेटा कौन कौन सी टाइप का है, हमारे पास कोई एक्सेल की फाइल है उसमें न्यूमेरिकल डेटा है, लाइक जैसे नादरा का डेटाबेस होता है। अब किसी पर्टिकुलर पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसमें एज भी है, उसमें उसका नाम भी है। अब यहाँ पर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल होगी। एज इंटीजर डेटा है और जो आपका नाम है वो स्ट्रिंग डेटा है। तो आपको डेटा टाइप पता होनी चाहिए कि मेरे पास न्यूमेरिकल डेटा है या टेक्स्ट डेटा है या इमेज डेटा है या वॉइस डेटा है। ठीक है। तो अब आप जैसे बहुत सारी एप्लीकेशन देख लो, वो आप काफी चल रही है, वो डीप फेक देख रहे हैं आप, डीप फेक जो है उससे आप वीडियो जनरेट कर रहे हो। तो वो ये है कि आप पिछली चीजें डालते हो तो उससे वो चीजें बन जाती हैं। तो यहाँ पे यही चीज बता रही है कि बिग डेटा साइज क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो डेटा सेट क्या होता है, डेटा रेंगलिंग। अच्छा, अब होता ये है कि हमारे पास जो सबसे बड़ा इशू यही आता है कि कभी कभार तुम्हारे पास कोई डेटा रॉ फॉर्म में है, तो उस रॉ डेटा को मीनिंगफुल डेटा में आप कैसे कन्वर्ट करोगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है आपके पास, कि आपके पास डेटा मिसिंग है हर चीज का, तो आप उसको रॉ डेटा से किस तरह से रेडी करोगे फॉर एनालिसिस पर्पस। ठीक है। तो ये इसको कहते हैं डेटा रैंगलिंग, ये एक टर्म होती है, इसको आप कहते हैं डेटा रैंगलिंग। ठीक है। तो ये भी एक, मतलब ये फिर जब इंशाल्लाह जब कोर्स कोर्स के अंदर स्टार्ट होता है तो ये सब चीजें यूज हो रही होती है। डेटा विजुअलाइजेशन, उस डेटा को विजुलाइज कैसे करोगे पाइथन के अंदर। मैं भी एक एप्लीकेशन दिखाऊंगा जिसमें आपको एक विजुलाइज करवाऊंगा, एक छोटा सा डेटा सेट है। ठीक है। डेटा को विजुलाइज कैसे करोगे, ये सारी चीजें इसके अंदर आ रही है। आउटलायर्स कैसे होते हैं, डेटा इम्प्यूटेशन क्या चीज होती है, ये चीज है। डेटा स्केलिंग क्या चीज होती है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे हम जब एमएल की बात करें, मशीन लर्निंग की, सबसे पहले इसमें हमें मशीन लर्निंग की 3 टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली टाइप होती है जिसको आप कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग। ये देखो, सुपरवाइज लर्निंग में क्या हो रहा है आपके पास, सुपरवाइज लर्निंग का कॉन्सेप्ट, सुपरवाइज लर्निंग में क्या हो रहा है, इसके कैटेगरी है, कैटेगरी इसको होता क्या है, आप करते हैं कि जो भी आपका डेटा है आप उसको लेबल करते हैं। लेबल से बता दें, जैसे यहाँ पे मुझे यहाँ पे इसके एग्जांपल दिए, ये एक एप्पल है। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस एप्पल्स की पिक्चर्स को डाल रहे हैं और यहाँ पे आप लेबल करेंगे कि ये मेरा इनपुट डेटा है। ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपके पास एक सेब है, एप्पल है, और एक आपका मैंगो है। अब आपने मशीन लर्निंग से ये आइडेंटिफाई करना है कि मैं जब एप्पल की पिक्चर लेके जाऊं वो डिटेक्ट करेंगे एप्पल, और अगर मैं मैंगो की तस्वीर लेके जाऊं तो वो डिटेक्ट करेंगे मैंगो है। ठीक है ना। तो आप अपने टारगेट है, इसके लिए पहले आपको उसको ट्रेन कराना पड़ेगा, अपने मशीन लर्निंग मॉडल को पहले आपको थोड़ा ट्रेन कराना पड़ेगा। पहले आप क्या करेंगे, आपने 10 तस्वीरें ली एप्पल की, और फिर लेबल करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा कि ये एप्पल है। सेकंड स्टेप में आपने 10 मैंगो की पिक्चर ली,
और बताना पड़ेगा कि ये मैंगो की पिक्चर, दैट इज कॉल्ड द ट्रेनिंग डेटा सेट। आप पहले अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं टू मेक इट वर्केबल। ठीक है, तो आप उसको क्या करोगे, तो ट्रेन करोगे। अब आपका जो एमएल का मॉडल है, जैसे आपको ये दिमाग दिखाया है, ठीक है, बिल्कुल ही हमारे ऐसे ही जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, छोटा सा 2-3 महीने का बच्चा होता है, वो लोगों को नहीं जानता कौन है अपू, कौन है कौन है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो डेली बेसिस पे अपने पेरेंट्स की तस्वीर देख रहा होता है या अपने भाई बहन की जो भी तस्वीरें देख रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होता है, ट्रेन हो रहा होता है। ठीक है ना, 3 महीने का बच्चा अपने अपने आपको नहीं पहचानता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 3 साल का बच्चा जो है वो 3 साल के ट्रेन होने लगा, क्योंकि वो रोजाना ट्रेन हो रहा है। रोजाना उसको पता चल रहा है कि मेरी अपनी है, मेरे अपू है, कि मेरा छोटा भाई है, बड़ा भाई है। दैट इज अ ट्रेनिंग सेट। ये पहले आपने इसको पहले ट्रेन कर, आपने क्या किया, एप्पल की पिक्चर्स डेली करके दिखाई और उसकी वो पिक्चर दिखाई, मैंगो की पिक्चर दिखाई। आहिस्ता आहिस्ता आपका मॉडल की लर्निंग और समझ जाएगा कि यार अच्छा अब ये पकड़ेगा कैसे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंगो और एप्पल का जो शेप होता है वो अलग है, वो सर्कल है, वो अलग है, लेकिन मैंगो जो होते हैं वो थोड़े से इलैबोरेटेड लंबे होते हैं। तो इसमें ये काम ये कर रहा होता है कि इसको कहते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड फीचर एक्सट्रैक्शन। किसी भी चीज को उसके फीचर से एक्सट्रैक्ट करना है, जैसे हमने सांस की ऐसी करते हैं, सांस में और ये दिल्ली का शेप अलग है, डॉग है, तो यहाँ पे एक टर्म आ गया है फीचर एक्सट्रैक्शन, तो ये भी आपके पास क्या कर रहा है, फीचर एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तभी पता होगा बिल्कुल इसी तरह करना। ठीक है, इसलिए एक छोटी सी ये भी है। अब फीचर बड़े बहुत ही माइनर किसी फीचर्स मैनेज कर रहा है, जैसे आप सेब के अंदर डंडी लगी है लेकिन आम के अंदर डंडी नहीं है, तो ये जितना अच्छा फीचर को एक्सट्रैक्ट करेगा इतना अच्छा किसी चीज को क्लासिफाई करेगा। ये एक चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बॉटल का जो स्टेटस है कि वो हाफ फिल्ड है या फुल है, वो उसको उससे कैप्चर करते हैं। ठीक है ना, मैं तो ये इमेज की बात बता रहा हूँ ना आपको, मैं अभी जो कंटिन्यू एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसा एग्जांपल है इमेज है, लेकिन अगर आपके पास वैल्यूज देने का, अगर आपको इंटीजर वैल्यूज है तो यहाँ से ही पकड़ लेना। इसी तरह आपके पास कोई वीडियो है, वीडियो से वो अलग चीजें कैप्चर करेगा और फीचर नहीं लगेगा। तो अलग अलग डेटा सेट के लिए उसकी मैकेनिज्म अलग है, काम एक ही है लेकिन थोड़ा सा मैकेनिज्म एक अलग है। तो यहाँ पे ये कुछ बड़े इंपॉर्टेंट चीजें थी, यहाँ पे मैंने मतलब ये एल्गोरिथम है, लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, के नेबर रिग्रेशन है, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन है, और ये पहले से बने हुए एल्गोरिथम है। ये मशीन लर्निंग काम ही एल्गोरिथम से करती है। आप अच्छा अब आपका काम क्या है, अगर आप कहते हैं कि एमएल का काम क्या है, एल्गोरिथम बने हुए हैं, आपने इसमें चीजें बैक करना और उसको पुरानी लैंग्वेज में मतलब फॉर्मूला तो बना हुआ है ना भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बना हुआ ऑलरेडी, क्या है, b प्लस माइनस मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac 2 है, तो मुझे याद पड़ा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में चीजें होती थी जैसे कि मैं बोला था मैं पढ़ा गया b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब तो बोले मैंने फॉर्मूला याद किया, फॉर्मूला मैंने याद नहीं किया, मैंने याद किया फॉर्मूला जैसे याद। हाँ, इसमें जो a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, c की वैल्यू है, ये मैंने आइडेंटिफाई करके इसमें डालूंगा तो मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आ जाएगा कि रूट्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे एल्गोरिथम डिफाइंड है, ठीक है, वो डिफाइंड, लेकिन वेरिएबल्स की वैल्यू है लाइक a b c d, ये मैंने कहा फीचर एक्सट्रैक्शन करके, जैसे आप एक्सट्रैक्ट करोगे a की वैल्यू b की वैल्यू और वो वैल्यू इन एल्गोरिथम्स के अंदर आप डालोगे तो आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ क्या है यहाँ पे, कुछ सुपरवाइज लर्निंग की मैंने जैसे बात की, ठीक है, तो ये सुपरवाइज लर्निंग, अच्छा इसने आइडेंटिफाई कर लिया कि इनपुट किया आपने डेटा, उसने मॉडल ने क्या आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारे पास क्या है, एप्पल है। अच्छा अब सेकंड टाइप इसकी कहलाती है जिसे कहते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग। ये थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा फर्क है, इसमें सबसे बड़ा फर्क है कि डील विद अनलेबल्ड है, आप एप्पल दिखाओगे लेकिन मॉडल को ये नहीं बताओगे कि ये एप्पल है या मैंगो है या इंसान है,
अनलेबल्ड डेटा, ये खुद इसमें क्या करना है, डिटेक्ट करना है। वहां पे फर्क क्या था सुपरवाइज लर्निंग में, आप डेटा दे दो उसको लेबल करो कि भाई ये किसी आदमी की एज है, या ये इसका घर का पता है, या ये इसकी शक्ल इमेज है, आप बताओगे। बट अनसुपरवाइज लर्निंग विल नॉट लेबल करेगा, आप इसमें रॉ फॉर्म में डेटा दे दो। अच्छा ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट, मतलब कोई बड़ी बात है तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसको पता करना पड़ेगा भाई ये क्या चीज है तो डेटा दे दो। तो यहाँ पे आप क्या करो, अनलेबल्ड डेटा के ऊपर जाओ। तो यहाँ पे क्या करो, using unsupervised learning, you are able to explore the structure of the data to extract meaningful information. अब ये आपका मॉडल, जो मशीन लर्निंग मॉडल है, की एफिशिएंसी है, कि वो कितना एफिशिएंट है कि इस अनमीनिंगफुल डेटा को से भी डेटा को एक्सट्रैक्ट कर देगा। अनमीनिंगफुल डेटा विदाउट, अब मुझे क्या कह रहा है, अवर डेटा टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन विदाउट द गाइडेंस ऑफ अ नोन आउटकम वेरिएबल। ठीक है, अच्छा अब इसमें बार-बार ये वर्ड कह रहे वेरिएबल, तो मैंने कहा था ना हम जो पुरानी की बात कर रहे हैं, तो पुरानी में आप जो लाइफ में वेरिएबल पढ़ते हो थोड़ा सा, तो यहाँ पे वेरिएबल्स के दरमियान में वो रिलेशन है, नहीं कर पाते ना, केवी कंस्ट्रक्ट या सुपरवाइज लर्निंग कर पाते। ये सेकंड टाइप हो गई, और थर्ड आखिरी जो है, तो इसमें क्या कर रहा है, देखो काम कैसे कर रहे हैं, आपने यहाँ पे मिक्स करके एप्पल, कैरेट और ये क्या है, ऑरेंज, ये चीजें दे दी। बताया नहीं इसको कि ये एप्पल है या ये कैरेट है या ये ऑरेंज है, डेविड नहीं किया। अब इससे खुद क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन के लिए ये खुद क्लासिफाई कर रहा है, यानी 3 4 5 6 7 सात तस्वीरों में से 3 को एप्पल में क्लासिफाई किया, 2 को से मैंगो में क्लासिफाई किया और 2 को से कैरेट में क्लासिफाई किया। तो यहाँ पे क्योंकि हमने अनडेविड डेटा है, ये खुद थोड़ा सा अपना सवाल करेगा, फीचर एक्सट्रैक्शन करेगा, क्या है ये सेकंड टाइप। आखिरी जो थोड़ी सी और जो टाइप है जिसको आप कहते हैं रीइंफोर्समेंट टाइप, ये सबसे थोड़ा सा मुश्किल टाइप है कह सकते हैं। सबसे पहले वाली टाइप सबसे आसान है, मतलब मॉडल के लिए आसान है। रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, रीइंफोर्समेंट में रिवर्स इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब है इसमें आप इसको आउटपुट दे देते हो। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में आप क्या करते हो, इसको आउटपुट दे देते हो और बोलते हो कि मुझे बताओ कि भाई इसका इनपुट किस तरह का होगा, इसमें थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है ना। तो इसमें आप क्या करते हो, ये कोई मशीन है, कोई एक्शन परफॉर्म करेगी एनवायरनमेंट से और ये बताएगी। यहाँ पे एक आप आउटपुट दे देते हो कि भाई मुझे एग्जांपल है किस तरह की पिक्चर चाहिए, आप बताओ उसके लिए डेटा क्या होगा। ये थोड़ा सा ये काम कर रहे हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल वाला काम, मतलब बैटिंग की जो मशीन है पे काम कर रहे हैं इससे पता है, लेकिन ये फिर practice करते हैं। ये हमारे पास बेसिक टाइप हो गई, यहाँ तक कोई क्वेश्चन या सेमिनार ये वाले से, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे जो मैंने ज्यादा टर्म्स यूज किए, डेटा, डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपकी खुद सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैथमेटिक्स अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीजें अगर थोड़ी सी होती है, आप एक एमएल को बहुत आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने एक एक यहाँ पे चीजें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं जाहिर सी बात है लिमिटेड टाइम एनवायरनमेंट है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे एक छोटा सा मैंने एक मॉडल बनाया है बिल्कुल, ठीक है। तो इसको मैं रन टाइम पे जैसे अगर तो, अच्छा अब इसमें हमारे पास बहुत सारी पाइथन के अंदर लाइब्रेरीज यूज होती है, ठीक है। मैं इसको जल्दी से पाइथन लाइब्रेरी, ये जब कोर्स के हवाले से इसमें जो है आपके पास जब पढ़ेंगे तो इसमें ये लाइब्रेरीज के मैं जल्दी जल्दी से इसको, ठीक है। ये मतलब वही वाली बात है कि इट्स काफी बड़ा है चीजें, इनमें से सब हमारे पास लाइब्रेरीज कौन कौन सी यूज होती है, एक होती है इसका नाम है एनाकोंडा, ठीक है।
इसके अलावा जुपिटर नोटबुक है, ये हमारे पास यूज हो रहा होता है। पाईचार्म VS कोड मैंने बता दिया जैसे, ठीक है। एनाकोंडा इंस्टॉलेशन है यहाँ पे, जुपिटर नोटबुक है, ये सारे इसका प्रोसेस है। ये इसकी लाइब्रेरी जो है देखो, जो ये कुछ लाइब्रेरीज है, नमपाई, साईपाई, पांडा, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन्ड, साइकिट लर्न, टेंसर फ्लो। ये काफी एडवांस लेवल की चीजें हैं, ठीक है, जो नॉर्मली बहुत सारे लोगों को, डेटा साइंटिस्ट को भी शायद ना पता हो। लेकिन मैं इसलिए टर्म्स यूज कर रहा हूँ क्योंकि हम पढ़ाते हैं तो इसमें ये चीजें सारी कहीं ना कहीं यूज हो रही होती है, लेकिन थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि है। तो इसमें हमारे पास ये कहाँ से होती है इंस्टॉल, ये सारा प्रोसेस है, कैसे इस्तेमाल होंगी ये सारी चीजें, ठीक है। ये पूरा एक डाटा सेट है, ठीक है, कि डाटा सेट कैसे रन हो रहा होता है आपके पास। अच्छा, इसमें मैंने एक छोटा सा कोड खुद अभी यहाँ पे समझाने के लिए कि एक मैंने क्या कहा, मशीन लर्निंग क्या है हमारे पास, पूरा प्रिडिक्शन सिस्टम है। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, मेरे पास यहाँ पे देखें, प्रिडिक्ट द स्पीड ऑफ अ 10 years ओल्ड कार। एक मेरे पास 10 साल की पुरानी कार है, मैं उसकी स्पीड को प्रिडिक्ट करना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब उसके लिए मेरे पास एक्स और वाई की वैल्यूज हैं मेरे पास, दैट इज कॉल्ड द डेटा सेट। ये जो पूरा है आपके पास, ये इसमें जो है, इफ यू सी दिस, ये मेरे पास जो एक्स और वाई जो हमारे पास स्केलर वैल्यूज है, इसमें आप देखो ये हमारे पास ये डेटा सेट है, जो मैं कह रहा हूँ ना डेटा सेट। अब इसमें हमारे पास देखो एक्स के अंदर कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 वैल्यूज एक्स की है। और इसी तरह से वाई की भी 13 वैल्यूज है, अगर तुम यहाँ पे देखो, ठीक है। अब मैं इस डेटा सेट को यूज करूंगा फॉर प्रिडिक्टिंग द स्पीड ऑफ अ 10 years ओल्ड कार। मैं इसको प्रिडिक्ट करना चाह रहा हूं कि अगर मेरे पास ये डेटा वैल्यूज है, तो क्या मैं कोई कार की वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, स्पीड, सॉरी, इसकी स्पीड की वैल्यू। तो इसको मैं इसको रब कर दूंगा। अब मैंने यहाँ पे एक, अब इसके लिए मैंने यहाँ पे अभी जो आपको पाइथन की लाइब्रेरीज दिखाई हैं, इसमें मैं जुपिटर नोटबुक, आई हैव दिस, कि मैं जुपिटर नोटबुक को इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब ये जुपिटर नोटबुक क्या चीज है, ये हमारे पास एक ऑनलाइन, मैंने अभी जैसे आपको बताया, जुपिटर नोटबुक जो है एक ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन है, जहां पे जाके आप कोई भी डेटा सेट, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन है, आपके पास 10 लाख लोगों का डेटा यहाँ रन नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे प्रोसेसर चल रहे हैं। तो ये एक फ्रीवेयर है, तो ये आपको लिमिटेड दे रहा होता है, तो उसके लिए तो मैं अपने पास जाके एक छोटा सा एक डेमो टाइप में जुपिटर नोटबुक पे जैसे मैं गया, यहाँ पे जाके मैंने लिखा जुपिटर नोटबुक, लेकिन कुछ यहाँ पे टूल्स ऐसे हैं जो आपके पास फ्री नहीं चलेंगे, वो आपके पास जो है सब्सक्राइब है। फिर मैं यहाँ पे गया, इस यहाँ पे हमारा ट्राई योर ब्राउजर, एक छोटा सा डेटा सेट रन करके देखते हैं। यहाँ पे मैं जुपिटर नोटबुक पे गया। अच्छा, ये मेरे पास एक लाइक कोडिंग एनवायरनमेंट खुल गया हमारे पास, दिस इज अ कोडिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ कोड लिखे हुए हैं पहले से ही। तो मैं यहाँ पे जाके एक फाइल, न्यू फाइल, एक न्यू फाइल में गया हूँ, और यहाँ पे जाके मैंने देखो यहाँ पे एक नोटबुक सेलेक्ट कर ली। आई हैव अनदर ऑप्शन है, कंसोल भी है, नोटबुक भी है, टेक्स्ट फाइल भी है, मार्कडाउन फाइल भी है, और पाइथन फाइल भी है। ये मेरे ऊपर चॉइस है, तो मैं अभी ये नोटबुक पे काम कर रहा हूँ, तो मैं नोटबुक पे गया हूँ, तो मेरे पास एक फ्रेश नोटबुक यहाँ पे क्रिएट हो गई, स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो अच्छा, अब ये मेरे पास यहाँ पे, ये इसको कहते हैं सेल, ये जो है सेल है। अब यहाँ पे मैंने मैंने एक प्री डिफाइंड कोड है जिसको डिफाइन किया हुआ था,
तो यहाँ पे मैंने इस कोड को ये सारी मेहनत है। मैंने एक सबसे पहले मैट प्लॉट लिख जो है इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया फिलहाल। और इसको मैं जैसे ही, अच्छा ये डेटा सेट है, इसको जैसे ही मैं रन करूंगा, देखें यहाँ पे ये एक टाइम लगा रहा है थोड़ा सा, क्योंकि एक फ्रीवेयर है। अगर इसको मैं रन करूंगा, क्या कह रहा है, मैटप्लॉटलिब इज बिल्डिंग द फॉन्ट कैशे, दिस में टेक अ मोमेंट, थोड़ा सा टाइम लगा रहा है। तो ये देखो यहाँ पे इसने एक ग्राफ क्रिएट कर दिया। अगर थोड़ा सा देखें तो ये ग्राफ देखो, 5 के ऊपर 5 के ऊपर क्या वैल्यू आ रही है आपके पास, 99। अगर ये देखे ना, ग्राफ पढ़ना तो माशाल्लाह था। 5 के ऊपर 99 का मतलब क्या, अगर यहाँ पे देखो, आपने जो डेटा सेट दिया है ये उसी के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है ना? ये कोई मतलब आप अपने ऊपर डेटा सेट चेंज करो तो ना, ये क्या है, ये 10 ईयर कोड का है। देखो यहाँ 5 के ऊपर क्या वैल्यू आ रही है, 7 के ऊपर क्या आ रही है, 86। 7 के ऊपर अगर आप देखोगे तो मेरे यहाँ पे पॉइंट राइट, ये प्लॉट कर रहा है जो भी आपने, अब ये डेटा सेट जो आपने प्रोवाइड किया इसके ऊपर क्या कर रहा है, इसको प्लॉट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंट लाइब्रेरीज के थ्रू हो रहा है। जैसे इसमें एक लाइब्रेरी है मैटप्लॉटलिब, एक लाइब्रेरी है जिसका काम ही क्या है, प्लॉटिंग करना पाइथन के अंदर। आप जो भी डेटा सेट दोगे ऐसे प्लॉट नहीं करना, जब तक आप इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट नहीं करोगे तो डेटा सेट रन नहीं होगा। ये आपने पहले से इंपोर्ट किया लाइब्रेरी को और इसमें यहाँ पे चलाया, तो इसके अंदर यार। अब इसमें जल्दी से मैं यहाँ पे एक कार की जो है वो प्रिडिक्शन कर लेता हूँ। ये 10 इयर्स की कार है, तो अगेन मैंने यहाँ पे, ये हमारा कोड है। यहाँ पे देखें हमारे पास एक लाइब्रेरी है साईपाई। साईपाई साईपाई नॉर्मली जो होती है वो जितने भी मतलब मैथमेटिकली या न्यूमेरिकल डाटा उसको मैनेज करने के लिए होती है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये इंपोर्ट किया है और यहाँ पे मैंने कॉपी किया और इसी नोटबुक जुपिटर पे यहाँ पे मैंने, इसी के आगे भी, अच्छा नेक्स्ट भी कर सकते हैं या यही पे इसी में कर, हाँ। अब मैंने यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, इसको रन कर रहा हूँ। अब ये मुझे क्या प्रिडिक्ट करके देगा, प्रिडिक्ट द स्पीड ऑफ अ 10 ईयर ओल्ड कार। पहले मुझे लेकिन इसको बताना पड़ेगा ये डेटा सेट एक्स और वाई की वैल्यूज। ठीक है, तो ये इस तरह से मुझे, 1 मिनट, यहाँ पे टाइम ले रहा है थोड़ा। अच्छा ये देखो, एक इसने वैल्यू जनरेट की है 85.593। ठीक है, इसने प्रिडिक्ट करके दी है। अच्छा ये बेसिकली इसमें ग्राफ नहीं आ रहा क्योंकि अभी मैंने ग्राफ की उसमें लाइब्रेरी डाली नहीं है, लेकिन इसका आउटपुट इस तरह से आएगा। देखो जैसे आप डेटा सेट दोगे, यहाँ पे इसने एक वैल्यू भी दे दी, प्रेडिक्टेड स्पीड 85.6, और ग्राफिकली भी वैल्यू शो कर रहा है। अगर आप देखो ये पॉइंट्स थे, अब जो लोग मैथ्स, मैंने कहा ना कि मैथ्स कहाँ जरूरी है, इंटरसेप्ट वैल्यू, स्लोप, देखो अब ये यहाँ पे आप जैसे लाइन में, तो आप ये देखो कि कहाँ पे कंप्लीट है। ये देखो 10 इयर्स के ऊपर इट इज शोइंग द वैल्यू ऑफ 85। ये डेटा पॉइंट जो आपने दिए इससे निकल रहा है, कहाँ मैथमेटिक्स का इस्तेमाल है, तो कहते हैं ना एमएल का इस्तेमाल करते हैं यहाँ। ये ग्राफ को रीड करना, वैल्यू को रीड करना, ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स वाला था। कोड चलाना एक अलग चीज है, मैथमेटिक्स को समझना एक अलग चीज है। मैथमेटिक्स को हमने पहले करके देखी। अब यहाँ पे मैं डेटा सेट चेंज करूंगा तो ये वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी, ऑब्वियसली मेरा डेटा सेट चेंज होगा तो मेरे पास वैल्यूज भी चेंज होगी। तो अब इनको, इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पाइथन इज राइट नाउ द मोस्ट एफिशिएंट। आप इंडस्ट्री का कोई प्रॉब्लम ले आओ, आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री, हेल्थ केयर साइड का कोई प्रॉब्लम ले आओ, सॉफ्टवेयर का कोई प्रॉब्लम ले आओ, डेली जनरल लाइफ का कोई प्रॉब्लम ले आओ, यू कैन प्रिडिक्ट, यू कैन फोरकास्ट द थिंग्स, बट मेन मॉडल आपके सेम है। तो ये हमारा एक एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग बाय यूजिंग पाइथन के, हम इस कोर्स के अंदर जो है वो पाइथन को एड करेंगे। पाइथन को किस तरह से इस्तेमाल करना है, डेटा सेट को कैसे
सेशन में हमने यही थोड़ा सा देखा है, जो डिटेल में जो होगी चीजें वो फिर कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक, कोई क्वेश्चन यहाँ पे, इज देयर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू जो भी चीजें डिस्कस हुई है? कोई क्लियरिटी ना हो किसी चीज के अंदर? आई थिंक दिस इज द ओवरव्यू सेशन, तो इस पे और इससे ज्यादा कोई डिटेल फिलहाल नहीं होगी। आई एम एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू फॉर ऑल अटेंडिंग दिस ओवरव्यू सेशन। ठीक है, और जो भी चीज होगी इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे।